नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं फ़हीम थानवी। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब। दोस्तों, खास प्रोग्राम में जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राणपुर हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर के डॉक्टर प्रभात वर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा प्राणपुर हॉस्पिटल में पिछले 30 साल से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। मेरे यहाँ हमने मेरठ मेडिकल कॉलेज से मास्टर्स डिग्री ली। इसके बाद मैं जनरल सर्जरी, कैंसर सर्जरी और सभी तरह की सर्जरी करता हूँ। कैंसर में हमारा विशेष रुचि है, जिसके लिए हम इलाज और इसमें रिसर्च वगैरह का कार्य हम यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में बताइए। कैंसर क्या है और उसके पीछे कारण क्या है, क्यों होता है? कैंसर एक तरह की जेनेटिक बीमारी है जिसमें सेल्स की जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। इन डिफेक्ट्स को हम लोग म्यूटेशंस भी बोलते हैं। तो जब ये कई सारे कारणों की वजह से म्यूटेशंस होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण है टोबैको यानी कि तंबाकू, और कुछ हेवी मेटल्स और पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से, और जो खेतों में जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं उनके जो केमिकल्स हैं उन सब से म्यूटेशंस होते हैं, और म्यूटेशंस की वजह से सेल्स के अंदर कैंसर पैदा हो जाता है। इसी तरह से कैंसर में अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो कि कैंसर का रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब, कैंसर के शुरू के लक्षण क्या हैं, ताकि इसके शुरू के जो शीघ्र पहचान है वो किस तरह की जा सकती है? हर हिस्से के कैंसर के अलग अलग साइन होते हैं, तो मैं आपको अलग अलग एक एक करके आपको समझाता हूँ। हम शुरू करते हैं, जैसे हमारा मुंह का कैंसर है, तो मुंह के अंदर अगर कोई अल्सर यानी कि घाव 1 हफ्ते से ज़्यादा है और घाव भर नहीं रहा है, और व्यक्ति तंबाकू या टोबैको का यूज़ करता है या स्मोकिंग करता है, ऐसे व्यक्ति को, इवन नॉर्मल व्यक्ति को भी उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये एक कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। इसी तरह से जीभ के अंदर अगर कोई अल्सर है, उसमें भी यही स्थिति है। जीभ को बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो, या बोलने में कोई दिक्कत हो रही हो, खाना सटकने में प्रॉब्लम होती हो, या आवाज़ में फ़र्क आ गया हो, इन साइन से हम लोग अपर जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, इनके कैंसर को हम पहचान सकते हैं। इसी तरह से लंग के कैंसर को हम पहचानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खांसी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई हो और वो रेगुलर मेडिसिन से ठीक ना हो रही हो, तो वो भी एक लंग कैंसर का साइन हो सकता है। इसमें हमें तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। इस जांच में हमें ब्रोंकोस्कोपी, एक्सरे चेस्ट और CT स्कैन वगैरह हम लोग कराते हैं। हम और थोड़ा सा नीचे जाएं तो इसोफेगस का कैंसर। इसोफेगस एक खाने की नली होती है। खाने की नली का कैंसर, अगर इसको जल्दी हम पहचान ना करें तो मरीज़ को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस कैंसर के लिए हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं कि अगर मरीज़ को स्टिकीनेस महसूस दे रही है खाना खाने में, स्टिकीनेस का मतलब ये होता है कि ज़रा सा खाने में दिक्कत या कहीं चिपक रहा है, तो बिल्कुल इनिशियल साइन ये होता है कि खाना खाते वक्त आदमी को पानी पीना पड़े, उसको ऐसा लगे कि कहीं खाना मेरा चिपक रहा है, ठीक से अंदर नहीं जा रहा है, तो ये अर्ली साइन हो सकता है इसोफेगस कैंसर का। तो इसमें हमें तुरंत एंडोस्कोपी करानी चाहिए और इसको दिखाना चाहिए। इसे नीचे चलते हैं तो स्टमक है। स्टमक में अगर मरीज़ को अपच रहता है, या खून आता है उल्टे के अंदर, या उसको हाजमा ठीक से नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग इसको, फिर उसका भी इलाज यही है कि हम तुरंत एंडोस्कोपी करवाएं और एंडोस्कोपी करा करके इसको हम डायग्नोस करें। फिर लीवर का कैंसर है। अगर किसी व्यक्ति को पित्त की थैली या लीवर का कैंसर है, उसकी सबसे पहले उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। अगर किसी की बिना किसी कारण के भूख ख़त्म हो जाए और उसको खाना खाते हुए भी उसको जो है वज़न ना बढ़ रहा हो, उसका वज़न लगातार गिर रहा हो, तो हमें एकदम तुरंत ये सोचना चाहिए कि इसको कैंसर, लीवर का या पित्त की थैली का कैंसर इसको हो सकता है। शुरुआती दौर में उसको पीलिया नहीं होगा, लेकिन अगर ये कैंसर बढ़ जाता है तो मरीज़ को पीलिया के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। हम थोड़ा सा और नीचे चलें तो हम ये समझेंगे कि पेट का कैंसर है। एक मिनट,
पेट के कैंसर हाँ, पेट में अगर कैंसर हो जाए, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत का कैंसर बहुत कम लोगों को कम होता है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बड़ी आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है। बड़ी आंत का कैंसर 4 जगह हो सकता है: सीकल कैंसर, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्माइड कॉलन। जिस भी हिस्से में कैंसर होता है उसी को हम लोग कॉलोनिक, एक ही तरह का होता है ये। इसका सबसे पहला साइन होता है कि लैट्रिन करने में मरीज़ को कब्ज़ से शुरू होती है। अगर किसी को कब्ज़ होता हो बार बार, तो उसको हमें तुरंत इसकी कोलोनोस्कोपी कराकर इसको डायग्नोस करना चाहिए। मरीज़ के लैट्रिन में अगर ब्लड आए तो ये भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। इसी का एक हिस्सा है रेक्टल कैंसर और एनल कैंसर। अगर लैट्रिन के रास्ते में कोई घाव है, या उसमें लैट्रिन करने में प्रॉब्लम है, या उसके अंदर कोई खून आ रहा है, तो कई बार तो ये पाइल्स की वजह से होता है, बट कई बार ये एनल कैंसर की वजह से भी होता है। इसको भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। इसी तरह से मैं अन्य कैंसर के बारे में बताऊंगा। लोगों को मेल जो होते हैं पुरुष, उसमें अंडकोश का कैंसर बहुत कॉमन होता है। अगर किसी को अंडकोश बढ़ना शुरू हो जाए, उस शुरू में उसके अंदर दर्द ना हो, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस हो जाए, तो ये एक टेस्टिकुलर कैंसर का साइन होता है। इसको तुरंत दिखाना चाहिए। और पेनाइल कैंसर, जो पेनिस है, जो लिंग है, लिंग पे अगर कोई घाव बन जाए, उस घाव ठीक ना हो रहा हो, उस घाव में भी पेनिस कैंसर हो सकता है। इसको तुरंत दिखाना चाहिए। इसी सीरीज़ में स्त्रियों को, अगर किसी स्त्री के खून बंद हो चुके हैं, रक्त स्राव बंद हो गया, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग उसको हो रही है, यानी कि 40-45 साल की उम्र में उसकी माहवारी बंद हो चुकी और फिर उसको खून आ रहा है, तो ये भी एक कैंसर का साइन हो सकता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर या कैंसर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस हो सकता है। या किसी भी स्त्री को अगर संभोग के बाद ब्लड आता हो या पेनिस के ऊपर ब्लड लगे, ये भी कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। स्त्रियों में ही अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगा। ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई जरा सी भी गांठ अगर कोई पैदा हो जाए, जरा सी गांठ धीरे धीरे बढ़ रही हो, इसके अंदर दर्द ना हो, निप्पल के अंदर ब्लड आए या ब्लड के साथ साथ म्यूकस आए, कुछ भी सिक्रेशन हो, ये एक अर्ली साइन होता है। इसको तुरंत हमें डॉक्टर को दिखा करके इसकी जांच बहुत आसान है। एफएनएसी से, मेमोग्राफी से इसको हम बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, जल्दी पहचाना जा सकता है। इसी तरह से यूरिनरी सिस्टम के कैंसर्स होते हैं। किसी को पेनलेस हेमिचूरिया हो रहा हो, पेनलेस हेमिचूरिया मीन्स बिना दर्द के खून आए, तो ये किडनी में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है। इस कैंसर को हम जल्दी पहचान सकते हैं। फिर इसको सीटी स्कैन से और अन्य जांच के द्वारा हम इसको जल्दी इसकी पहचान हम कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स ब्लड के होते हैं, खून के कैंसर, उनको हम पहचानते हैं। किसी को एनीमिया हो जाए, खून की कमी हो जाए, उस खून की कमी से बुखार रहने लगे जो ठीक ना हो रहा हो, बच्चों में या बड़ों में खून की कमी, भूख ना लगना, वजन कम होना, इसको हमें तुरंत खून की जांच कराकर इसको हम लोग पहचान सकते हैं। इसी तरह से दिमाग के कैंसर को हम पहचान सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आ रहा है, बिना बात के उल्टी आती है, घुमेर उसको आती है और सर दर्द रहने लगे, तो इसके लिए हमें सीटी स्कैन कराना चाहिए दिमाग का, उसमें भी दिमाग का कैंसर हो सकता है। ये कुछ कॉमन कैंसर जो आमतौर से होते हैं, इसके विषय में मैंने बताया है। इन अर्ली साइन को अगर हम याद रखें और पब्लिक को बताएं, तो कैंसर को जल्दी पहचाना जा सकता है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में कैंसर का पता चलता है, ऐसा क्यों है? यदि पहले से ही उस चीज़ का कैंसर का पता चल जाए तो पहले से उसकी इलाज किया जा सकता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। इसीलिए मैंने ये सब अर्ली साइन बताए हैं। ज़रा सा भी अगर आदमी कॉन्शियस है और अपने शरीर के प्रति जागरूक है, तो बिल्कुल अर्ली साइन में ही डॉक्टर को दिखाए और इसको पहली स्टेज में और या मैक्सिमम सेकंड स्टेज में हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इसका क्योर भी हो सकता है, इसका बिल्कुल ठीक भी हो सकता है अगर पहली स्टेज में हमने इसको ठीक कर लिया। डॉक्टर साहब, इसकी रोकथाम कैसे होगी? रोकथाम जैसे मैंने बताया कि जो कैंसर के जो कारण हैं, हम कारणों को अगर हम दूर करेंगे तो रोकथाम हो जाएगी। सबसे पहले हमें स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी चाहिए। बीड़ी, सिगरेट बिल्कुल इसके ऊपर, या मुंह से खाने वाला तंबाकू या कुछ भी है, तंबाकू बहुत बड़ा कारण है लंग कैंसर का, लिवर कैंसर का और आपके स्टमक के कैंसर का। दूसरा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन हम पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए कि जनरेटर्स का धुआं, व्हीकल्स का धुआं कम से कम हो, जागरूक हो लोग, अपने आप ही उसको हम ठीक कराएं और धुएं को हम उसको ना फैलने दें। तीसरी चीज़ होती है जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट जिसे बोलते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला पानी,
जब नदियों में जाता है या खेती में जाता है, उससे हैवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट्स और बहुत सारे जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस हैं वो हमारे पानी के अंदर, खाने की सब्ज़ी के अंदर, अनाज के अंदर अपने आप आ जाते हैं और उससे कैंसर पैदा होता है। इसके अलावा खेतों के अंदर कम से कम हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए और ज़्यादातर उनका यूज़ करना चाहिए जो कि हार्मलेस हैं, जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक आ रहे हैं तो और गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रही है, उससे हम कैंसर को रोक सकते हैं। एक चीज़ होती है जेनेटिक कैंसर, उसको भी रोकने का तरीका अब आ गया है। अब हमारे यहाँ बहुत जल्दी जेनेटिक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी को हम ये पहचान सकते हैं इसको फ्यूचर में कैंसर हो सकता है या नहीं। अगर किसी को वो टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि जीन्स की हम स्टडी करते हैं, जीनोम स्टडी करके बता सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे चांसेस हैं तो उसको हम रोक सकते हैं होने से पहले ही। यानी कि हम लोग जागरूक रहेंगे, पहली स्टेज में होते ही उसको हम डायग्नोस करके उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले ये था कि जो जेनेटिक कैंसर हैं उनकी कोई बचाव नहीं था। आज की डेट में जेनेटिक कैंसर्स का भी बचाव उपलब्ध है अगर व्यक्ति इसके बारे में जागरूक हो तो। डॉक्टर साहब, कैंसर का इलाज किस किस प्रकार के हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। कैंसर के सिर्फ 3 या 4 तरह के इलाज होते हैं। सबसे पहला इलाज है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन। ऑपरेशन, हर हिस्से का ऑपरेशन अलग होता है और हर हिस्से के ऑपरेशन के जो विशेषज्ञ हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर अगर है तो उसमें न्यूरोसर्जन उसको ऑपरेट करेगा। अगर हेड एंड नेक में है तो हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन जो होता है वो उसको ऑपरेट करेगा। अगर गले का तो हेड एंड नेक वाला करेगा। पेट के अंदर है तो उसको जनरल सर्जन या गैस्ट्रो सर्जन इसको ऑपरेट करेगा। ब्रेस्ट सर्जरी को जनरल सर्जन करते हैं। यूरोलॉजिकल कैंसर भी यूरोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन इसको करता है। तो पहला इलाज है इसकी सर्जरी। सर्जरी से इसको पूरी तरह से इसको हम लोग काट के निकाल सकते हैं, इसको ये ठीक हो सकता है मरीज़। लेकिन इसके अलावा कई बार हम या हमेशा ही इसके बाद इसको हम कैंसर के सर्जरी के बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी देते हैं, ये कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो ये उन दवाइयों से कैंसर को हम रोकथाम कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में भी अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, नई नई रिसर्च हो रही हैं जो कि शरीर को कम नुकसान पहुंचाती हैं और मरीज़ को हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तीसरा इलाज होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी दो तीन तरह से होती है। एक तो कोबाल्ट से सोर्स होता है, उससे हम लोग रेडिएशन देते हैं। दूसरा लीनियर एक्सेलरेटर होता है, उससे लीनियर एक्सेलरेटर से हम लोग रेडिएशन पैदा करके देते हैं और उस रेडिएशन से कैंसर सेल्स को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। कई बार बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, कई बार इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अभी इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कई तरह की थेरेपी और भी आ रही हैं इसमें, जिसमें कि अब रिसर्चेस चल रही हैं और जो जेनेटिक्स में जो रिसर्च हो रही है उसकी वजह से एक दिन ऐसा आ सकता है कि हम लोग कैंसर के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लें। लेकिन इसके लिए बहुत ही रिसर्च और हमें पेशेंस, धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सहारनपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना के उसमें, ताकि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोरोना के बारे में एक बहुत ही, सबसे पहले मैं अपनी सरकार और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 80-90 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन दे दी और बहुत जल्दी ये 100 करोड़ संख्या होने वाली है। हमारी मेडिसिन के हिसाब से, कम्युनिटी मेडिसिन के हिसाब से, जब 75% सीरो पॉजिटिव हो या वैक्सीनेटेड हो तो ये बीमारी महामारी न होकर के एक आम बीमारी, एंडेमिसिटी में आ जाती है और ये बीमारी एक महामारी का रूप नहीं लेती। फिर भी जब तक पूरा वैक्सीनेशन ना हो जाए, जब तक पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, हम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम पूरा कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और अन्य चीज़ों का हम ध्यान रखें, अपना रेगुलरली टेस्ट कराते रहें और हम लोग सहयोग करें आपस में। कोरोना अगर होता है ना तो ये जाति देखता, ना बिरादरी देखता, ना ये धर्म देखता, ये हर एक को, किसी को भी हो सकता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि अगर हम इसका पालन कर रहे हैं तो हम कोई अपना ही बचाव कर रहे हैं। हम अपना बचाव भी कर रहे हैं और अपने हमारे संपर्क में जो व्यक्ति आ रहा है हम उसका भी हम बचाव कर रहे हैं। हम अपने परिवार को भी बचा रहे हैं, हम अपने साथियों को भी बचा रहे हैं, दोस्तों को भी बचा रहे हैं। तो हमें कोरोना के जो नियम हैं उनका भरपूर पालन करना चाहिए। जब तक सरकार की तरफ से
हरी झंडी ना मिल जाए कि भाई अब ये बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रित है और अब आप इसके नियमों को छोड़ सकते हैं, जब तक हमें इसका पालन करना चाहिए। वैसे मैं भारतवर्ष की जनता को ये मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस बीमारी को कंट्रोल करने में कोरोना को कंट्रोल करने में सहयोग दिया है, और यही कारण है कि तीसरी लहर को हमने आने ही नहीं दिया। दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा, जिन्होंने बताया कैंसर को किस तरह से रोकथाम की जा सकती है। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन अजमल खान। मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।